नमस्कार विद्यार्थियों। आज अपन बीएससी पार्ट फर्स्ट के प्रैक्टिकल सर्ल एपरेटस में कुछ इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सर्ल एपरेटस की सहायता से अपन किसी भी तार का यंग प्रत्यास्थता गुणांक, अपरूपण गुणांक और पॉइसन निष्पत्ति ज्ञात करते हैं। We determine Young's modulus, modulus of rigidity and Poisson ratio with the help of Searle's apparatus. मतलब हम हमारे इलास्टिक कांस्टेंट्स Searle's apparatus की हेल्प से निकाल सकते हैं। मेरा जो पहला क्वेश्चन है वाइवा का, जो आपसे पूछा जा सकता है और जो इम्पॉर्टेंट है इस प्रैक्टिकल के बेसिक्स को समझने के लिए, वो क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय पॉइसन रेशियो। हम पॉइसन अनुपात का मान निकाल रहे हैं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि पॉइसन अनुपात क्या होता है। हमारे पास एक तार है, हम उसके ऊपर बल लगा रहे हैं और ये जो बल हमने आरोपित किया है, उसके ऊपर अप्लाई किया है, वो हम उसकी लेंथ के अलोंग लगा रहे हैं। अब बल लगाने से उसकी लंबाई और उसके व्यास में परिवर्तन होता है। There is a change in the length and diameter of the wire. पर लेंथ के अलोंग जब हम फोर्स लगाते हैं तो उसके वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं आता। इसका क्या अर्थ है? हमारे पास दो तरह की विकृति आ रही है। एक विकृति तो है अनुदैर्ध्य विकृति। अनुदैर्ध्य विकृति हम कैसे परिभाषित करते हैं? हमने बल लगाया है, उसकी दिशा में जो लंबाई में परिवर्तन हो रहा है, चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो ये अपने पास लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, चेंज इन लेंथ along the direction of force divided by actual length। इसको हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अब मेरे पास है पार्श्व विकृति। हमने जैसे ही तार के ऊपर बल लगाया, तो बल लगाने से क्या हो रहा है, उसकी मोटाई में भी परिवर्तन हो रहा है। There is also change in breadth। तो पार्श्व विकृति लेटरल स्ट्रेन को हम डिफाइन करते हैं बल की लंबवत दिशा में मोटाई में परिवर्तन बटे बल की लंबवत दिशा में प्रारंभिक मोटाई। इसको हम बीटा डिनोट करते हैं। तो हमारे पास पार्श्व विकृति आ गई, पॉइसन रेशियो आ गई, लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, बीटा अपॉन अल्फा। तो पॉइसन रेशियो को अपन दो तरह के स्ट्रेन से निकालते हैं, लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, पार्श्व और अनुदैर्ध्य विकृति की सहायता से। दूसरा क्वेश्चन है, दोनों स्थिति में दोलन की प्रकृति एक प्रकार की है क्या? Are the nature of oscillation same in both conditions? हमने सर्ल apparatus के अंदर दो तरह के ऑसिलेशंस देखे थे। हमारे पास ये दो छड़े हैं, इनके बीच में ये हमारी तार है जिसके प्रत्यास्थता गुणांक अपन निकाल रहे हैं। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों छड़ों को पास में लाते हैं और धागे से बांध करके उस धागे को हम बाद में जला देते हैं। जलाने से दोनों छड़ों के अंदर दोलन उत्पन्न होते हैं। तो ये तो है हमारी पहली स्थिति। दूसरी स्थिति में हम क्या करते हैं, हमारा जो स्टैंड है, उस स्टैंड के हुक्स के अंदर
हम पहली छड़ डालते हैं और जो नीचे वाली छड़ है अब हम उसको हाथ से दोलन देते हैं। तो ये है हमारे दोनों प्रकार के दोलन। दोनों प्रकार के दोलन के अंदर जो स्थितियां हैं, दोलन की प्रकृति है, द नेचर ऑफ ऑसिलेशन, वो डिफरेंट है। पहले केस में अपन देख सकते हैं जो हमने ऑसिलेशन डेवलप किए वो बंकन के द्वारा आ रहे हैं। दे आर बेंडिंग ऑसिलेशंस। अब तो हम कह सकते हैं पहली स्थिति में बल आघूर्ण के कारण ऑसिलेशंस जो हो रहे हैं वो क्षैतिज तल हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर है। अब ये अपनी सेकंड पोजीशन थी। सेकंड पोजीशन के अंदर हमारे पास जो ऑसिलेशंस हैं दे आर टॉर्शनल ऑसिलेशंस। सरल आवर्त गति दोलन इसके अंदर हो रहे हैं। अब जो मेरा थर्ड क्वेश्चन है, हमने यहाँ पर दो छड़ें काम में ली हैं। क्या उन दोनों छड़ों का जड़त्व आघूर्ण समान होना चाहिए? The moment of inertia of bars should be same. तो अगर हमारे पास छड़ें हम ऐसी हैं जिनका जड़त्व आघूर्ण सेम है तो सही है, पर अगर छड़ें ऐसी हैं जिनका जड़त्व आघूर्ण भिन्न है तो हमें उसका एवरेज लेना पड़ेगा, औसत मान निकालना पड़ेगा। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है why should the amplitude of oscillation be small? दोलनों का आयाम क्यों कम होना चाहिए? आयाम कम होना चाहिए तभी हमारे ये जो दोलन हो रहे हैं ये प्रत्यास्थ सीमा में होंगे। If the amplitude of oscillations is small, then only the oscillations are within the limit of elasticity. अगर आयाम ज्यादा होगा तो हमारे जो प्रत्यास्थ गुणांक आएंगे उनके मान हम एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए हमें हमारी छड़ों को इस प्रकार से दोलन देना है कि उनका आयाम कम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जड़त्व आघूर्ण का मान जो हम छड़े ले रहे हैं उनका मान अधिक क्यों होना चाहिए? Why the moment of inertia of the bars should be large? हमें आवर्त काल का मान निकालना है। आवर्त काल के मान की सहायता से ही हम यंग प्रत्यास्थ गुणांक और अपरूपण गुणांक का मान निकालेंगे। तो हमारा उद्देश्य है कि हम आवर्त काल के मान को एक्यूरेटली निकाल सके। That means we have to measure the time period of oscillation accurately. ऐसा करने के लिए हमें जो हमारी छड़ें हैं उनका जड़त्व आघूर्ण अगर अपन अधिक लेंगे तभी हमारे पास उनके दोलनों का समय अधिक आएगा। That means for the greater time period of oscillation, we must have bars which have greater moment of inertia. तो greater moment of inertia की condition basically हम लेते हैं हमारे पास टाइम पीरियड एक्यूरेटली मेजर करने के लिए। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, त्रिज्या को हमें सावधानी पूर्वक क्यों नापना चाहिए? Why the radius of the wire is measured with great precautions? यहाँ पर इस प्रयोग के अंदर अपन ने त्रिज्या निकालने के लिए स्क्रू गेज का काम में लिया है। हमने स्क्रू गेज की हेल्प से
डायामीटर निकाला, डायामीटर का हाफ करके हम वायर का रेडियस निकालते हैं। यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला है 8 पाई IL T1 स्क्वायर R4 और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी अपरूपण गुणांक, इसका सूत्र होता है 8 पाई IL T2 स्क्वायर अपॉन R4। यहाँ पर मेरे पास I जो है छड़ों का जड़त्वा गुण है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, स्मॉल l लेंथ ऑफ वायर है, तार की लंबाई है, T1 फर्स्ट जो पोजीशन अपन ने यहाँ दिखाई थी, डिस्कस की है, इस पोजीशन फर्स्ट पोजीशन में टाइम पीरियड है और T2 सेकंड पोजीशन का टाइम पीरियड है, आवर्तकाल है दूसरी स्थिति का। और यहाँ पर जो R है ये हमारे पास हमारी प्रायोगिक तार की त्रिज्या है। इट इज द रेडियस ऑफ एक्सपेरिमेंटल वायर। तो यहाँ पर फॉर्मूले के अंदर अपन देख सकते हैं कि R की जो पावर आ रही है दैट इज 4। दोनों फॉर्मूला के अंदर देयर इज रेडियस which is having a 4th पावर। तो इसीलिए R जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें उसको एक्यूरेटली नोट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट आर द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन रेशियो। Y और नीटा के साथ साथ अपन इस एक्सपेरिमेंट में थर्ड इलास्टिक कांस्टेंट जो निकाल रहे हैं वो भी हम T1 T2 की हेल्प से निकालेंगे। पॉइजन रेशियो होता है T2 स्क्वायर अपॉन 2T1 स्क्वायर माइनस 1। हमें इस पॉइजन निष्पत्ति की सीमांत मान निकालने हैं। पॉइजन निष्पत्ति के जो सीमांत मान हैं वो होते हैं -1 से 0.5। The limiting value of Poisson ratio are from range है -1 to 0.5 और Poisson ratio it is the ratio so it has no unit। ये एक विमाहीन राशि है। और दूसरे जो इलास्टिक कांस्टेंट्स अपन ने निकाले हैं Y और नीटा, उनकी यूनिट होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये यूनिट MKS सिस्टम के अंदर है जब हम MKS पद्धति को काम में ले रहे हैं। तो सरल विधि की सहायता से हम एक दी हुई तार के अज्ञात प्रत्यास्थता गुणांक Y, नीटा और सिग्मा के मान निकाल सकते हैं। We can determine the three elastic constants. The elastic constants that we determine using Searle separators are Young's modulus, Y, modulus of rigidity, neta, and the third important elastic constant is Poisson ratio. Thank you students for watching.